नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। हम सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसको हम देख रहे हैं। आज हम नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो 9 नंबर का टॉपिक है, अनुवाद से संबंध संस्थाएं, अर्थात अनुवाद प्रशिक्षण से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका परिचय हम देखेंगे। इसके पहले हमने अनुवादक के गुण, मशीनी अनुवाद, अनुवाद पुनरीक्षण, संपादन या फिर मूल्यांकन, ये टॉपिक हमने देखे हैं। ये टॉपिक अनुवाद प्रशिक्षण को लेकर जानकारी हमारे सामने लाता है। इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि भविष्य में अगर हम अनुवादक के तौर पर भूमिका अदा करना चाहते हैं या उस प्रकार का कार्य हम करना चाहते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में छात्रों को इन प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी हो जाए, उस दृष्टिकोण से इस टॉपिक को इस पाठ्यक्रम में लगाया गया है। आज हम उसी की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुवाद के प्रशिक्षण की आवश्यकता कितनी है और क्यों है, और ये आवश्यकता कैसे आ पड़ी, उसके पीछे के कारण भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अनुवाद प्रशिक्षण हमारे लिए जरूरी है या नहीं, और ऐसी कौन सी बात होगी कि जो अनुवाद जैसे कार्य को प्रशिक्षण की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि पूर्णतः अनुवाद जो है भाषिक स्तर पर चलने वाला कार्य है। फिर भी अनुवाद करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसा जब महसूस किया जाने लगा, उसके पीछे की ऐसी कौन से कारण रहे जिसके कारण अनुवाद के प्रशिक्षण की आवश्यकता वहाँ पे आ पड़ी है। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से यही बात समझने वाले हैं कि अनुवाद प्रशिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी है और ये अनुवाद प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है और इसकी शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई। ठीक है, तो इस मुद्दे को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। देखिए, संविधान ने जैसे ही हिंदी को राजभाषा के पद के रूप में स्वीकार किया और कामकाज में हिंदी में अधिक से अधिक प्रयोग की उम्मीद की जाने लगी, तो वहाँ पे हिंदी के अनुवाद के बारे में थोड़ी सी बहुत सारे अधिकारियों के दिमाग में या मन में ये शंका उत्पन्न होने लगी कि अब क्या हो सकता है। संविधान ने तो ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राजभाषा के पद के रूप में उसको स्वीकार किया, और कामकाज में हिंदी को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण भी लिए जाने लगे, और संविधान में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के संदर्भ में प्रावधान किए गए। तो यहाँ पे हिंदी के अधिक प्रयोग की उम्मीद की जाने लगी। हमारे देश में अंग्रेज़ों की गुलामी 150 साल तक हम गुलामी सह चुके हैं, या 150 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। अंग्रेज़ों के प्रशासन की भाषा अंग्रेजी रही है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज चले गए, लेकिन प्रशासन की जो गतिविधियाँ जो है, व्यवस्था जो है, जैसी कि वैसी बनी रही। लेकिन वहाँ पे बात ये थी कि जब अंग्रेज चले गए हैं तो हमारे देश के प्रशासन की भाषा हमारे देश की अपनी भाषा होनी चाहिए, ये भी आवश्यकता वहाँ पे महसूस की जाने लगी। लेकिन बाद में ये भी प्रश्न उभर रहा था कि अचानक से 1947 को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी को हटाया जाए और 16 अगस्त 1947 से हिंदी को लाया जाए, ये भी मुमकिन नहीं था। तो ये आवश्यकता जो है महसूस की जाने लगी और वहाँ पे हिंदी के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाने लगा। अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण, अंग्रेज़ों की 150 साल की गुलामी के कारण अंग्रेजी जो है हमारे रग रग में बस चुकी थी। सारे काम, सरकारी काम जो है अंग्रेजी भाषा में चल रहे थे, और हमारे भी लोगों ने या भारतीय लोगों ने अभ्यास के कारण यह भाषा सहज और सरल उन्हें लगने लगी थी। लेकिन हिंदी के राजभाषा बनते ही सब स्थितियां बिगड़ गई और मामला जो है पेचीदा बनता गया। सभी अधिकारी कर्मचारी जो होते थे वो
अंग्रेजी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हिंदी को राजभाषा का पद देने के कारण वहाँ पे उन अधिकारियों के सामने ये प्रश्न जो है समस्या बनकर खड़ा हुआ। सारे कामकाज, पत्र व्यवहार आदि को करने के लिए हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब सरकारी दफ्तरों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए वहाँ पे सभी प्रकार के पत्राचार जो है, सभी प्रकार के व्यवहार जो है, कार्यालयीन कामकाज जो है हिंदी के माध्यम से करने पर जोर दिया जाने लगा। अब उस दौरान जो है उन अधिकारी कर्मचारियों को वो हिंदी जो है उतनी मात्रा में नहीं आ रही थी जितनी कि अंग्रेजी आ रही थी। अब वहाँ पे हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और देखते ही देखते हिंदी अनुवादकों की मांग जो है उस समय बढ़ गई। अब देखिए, अनुवादकों के माध्यम से वहाँ पे सरकारी कामकाज तो चलता रहा, लेकिन बात वहीं पर रुकने वाली नहीं थी या समाधान वहीं पर मिलने वाला नहीं था। बाद में धीरे धीरे हुआ ऐसा कि कुछ वर्षों पश्चात हिंदी अनुवादकों के काम का रिजल्ट जो है देखकर यह आक्षेप उठाया जाने लगा कि अनुवादकों ने कामकाज की भाषा को कठिन बना दिया है। मतलब जिन अनुवादों के जिम्मे इन सरकारी पत्रों के अनुवादों का काम सौंपा गया था, इन अनुवादकों ने आसान काम को, आसान भाषा को कठिन भाषा में अनुवाद करने के कारण काम को पेचीदा बना दिया। सरकार के कामकाज की भाषा का अध्ययन करने पर यह बात गलत नहीं साबित होती। मतलब यह हुआ कि जब अनुवादकों ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की गई, तब अनुवादकों ने अपनी ओर से उस अनुवाद को और अधिक श्रेष्ठतम बनाने की भरसक कोशिश में उस अनुवाद को जो है और अधिक कठिन बना दिया। इन अनुवादकों ने अपने पांडित्य प्रदर्शन हेतु ऐसे ऐसे कठिन अनुवाद कर डाले कि बड़े बड़े विद्वान उसको समझ नहीं पा रहे थे। अर्थात जिन अनुवादकों के जिम्मे ये काम सौंपा गया, पत्र के अनुवाद का काम सौंपा गया, उस अनुवादक ने अपनी महत्ता, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए आसान भाषा को कठिन भाषा में अनुवादित कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े से बड़े अधिकारी को वो भाषा पल्ले नहीं पड़ रही थी। अब राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने का उद्देश्य हमारी भाषा का विकास करना था। मतलब हमारे संविधान में हिंदी को जो राजभाषा का ओहदा दिया गया और उसका हर क्षेत्र में लागू करने का उद्देश्य यही था कि उसको कामकाज में लागू करने के पश्चात अपने आप उसका विकास हो जाए। लेकिन इस प्रकार के अनुवादकों के कारण या इस प्रकार के कठिन अनुवाद के कारण वहाँ पे हिंदी की राजभाषा का विकास होने की बजाय रुक गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न वहाँ पे सामने आ जाता है। अर्थात ये अनुवादकों के द्वारा ये जो पांडित्य प्रदर्शन वाली जो बात सामने आ गई, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका ऐसा एक कारण हो सकता है। ऐसा होने का कारण यह है कि हमारे देश में कुशल अनुवादक नहीं थे, नहीं के बराबर है। मतलब कुशल मतलब जो अनुभवी अनुवादक है, जो अच्छी तरह से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, 15-20 साल उसने उस क्षेत्र में काम किया, ऐसे कुशल अनुवादक हमारे देश में नहीं रहे, नहीं के बराबर है। जो अनुवादक है उन्होंने हिंदी को पेचीदा बना दिया। मतलब जो अंग्रेजी और हिंदी को जानने वाले जो अनुवादक तत्कालीन समय में रहे, उन्होंने हिंदी को सरल बनाने की बजाय और अधिक पेचीदा बना दिया, कठिन बना दिया। अब दूसरा प्रश्न फिर वही है, ऐसा फिर भी क्यों हुआ। अब देखिए, कुशल अनुवादकों की कमी के कारण जो भी अनुवादक तत्कालीन समय में अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के झांसे में आकर वहाँ पे कठिन से कठिन अनुवाद किए और वहाँ पे हिंदी का विकास होने की बजाय, हिंदी का प्रचलन बढ़ने की बजाय वो रुकता सा गया। और ऐसे हुआ कि बाद में ये अधिकारी कर्मचारी जो है हिंदी भाषा को अपनाने के लिए थोड़ा सा तिरस्कार की नज़र से उसको देखने लगे और हिंदी को वो अपने से दूर हटाने लगे और कामकाज की भाषा अंग्रेजी को ही वो अपनाने लगे। ये सब योग्य प्रशिक्षण के अभाव में हुआ। मतलब ये जो प्रश्न उभर रहा है बार बार, ऐसा क्यों हुआ,
तो उसके पीछे कारण यह है कि किसी को भी योग्य प्रशिक्षण वहाँ पे उस समय नहीं दिया गया। मात्र अंग्रेजी जानता है, मात्र हिंदी जानता है, इसलिए उसको अनुवाद करने के लिए कहा जाए। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनुवादक के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अनुवाद एक विशिष्ट कार्य होता है और उसको करना और उसका उद्देश्य जो है वो अनुवादक के सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए। जब इस प्रकार से अनुवाद किया जाएगा तभी जाकर उसका उद्देश्य जो है सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे योग्य प्रशिक्षण वहाँ पे नहीं था। योग्य प्रशिक्षण के अभाव में ये अनुवाद जो है पेचीदे बनते जा रहे थे। एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए प्रशिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको एक अच्छा अनुवादक बनना है तो आपको अच्छा अनुवादक बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है, अनुवाद प्रशिक्षण। उसकी बदौलत आप अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि जिस प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार अनुवाद करने के लिए अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये प्रशिक्षण की आवश्यकता जब महसूस की जाने लगी, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सरकारी कार्यालयों में अगर हिंदी का प्रचलन बढ़ाना है तो अनुवाद के सिवा वहाँ पे पर्याय नहीं है। तो अनुवाद अगर करने के लिए देना है, अनुवाद के माध्यम से गतिविधियाँ करनी है, तो प्रशिक्षित अनुवादकों की आवश्यकता वहाँ पे महसूस की जाने लगी। और धीरे धीरे और इस विचार पर अमल किया जाने लगा और इस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उसका परिणाम ये है कि हिंदी अनुवाद या अनुवाद प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है या की गई है। अर्थात हम अब तक ये देख रहे हैं कि अनुवाद के लिए प्रशिक्षण कितना जरूरी है। सिर्फ 2 भाषाएं जानने से आप अनुवाद करेंगे ही कह नहीं सकते। करेंगे तो वो कितना सही बनेगा कह नहीं सकते। अनुवाद की सफलता के लिए उसके लिए जो उसके मापदंड है, अनुवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी कुछ कहा गया है वो सभी बातें अनुवादक के पास होनी चाहिए, तभी जाकर अनुवाद जो है सही बन सकता है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता धीरे धीरे महसूस की जाने लगी और इस दृष्टिकोण से इस पर अमल भी किया गया, इस पर प्रावधान किए गए। आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अनुवाद प्रशिक्षण की सुविधाएं जो है उपलब्ध करा के दी गई है। पश्चिम में बहुत पहले से विधिवत अनुवाद प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब उत्तर में ये थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ, लेकिन पश्चिम दिशा में या पश्चिम मान लीजिएगा कि विदेशों में ये पहले से ही ये इस प्रकार का प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है दिया जाता है और उसके बदौलत वहाँ पे ट्रांसलेशन का काम चलता है। खैर, हमारे देश में भी अब ऐसे कई प्रयास हो रहे हैं जो निश्चित रूप से सराहनीय माने जाते हैं। हमने जब महसूस किया कि अनुवाद करने के लिए अनुवादों को अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो विभिन्न प्रकार के या देश के कई सारे विश्वविद्यालयों में अनुवाद प्रशिक्षण के कोर्स जो है शुरू किए गए और ये सुविधा जो मुहैया कराने के कारण आज बहुत सारे अनुवादक जो है वहाँ से प्रशिक्षित होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर जब अनुवाद प्रशिक्षण का पहला पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब ये प्रारंभ करने की जब बात की गई तो ये प्रारंभ जो है करवाने का पहला श्रेय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को जाता है। अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर अनुवाद प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने का पहला श्रेय दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले अनुवाद प्रशिक्षण के संदर्भ में वहाँ पे कोर्स की व्यवस्था की गई। इस विश्वविद्यालय में अनुवाद का एक ऐसा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया, इसमें डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और डॉक्टर गार्गी गुप्त, डॉक्टर नगिन चंद्र सहगल उनके साथी रहे हैं। अर्थात इन लोगों की बदौलत वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवाद प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम जो है शुरू हुआ और इस पाठ्यक्रम को शुरू करने में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गार्गी गुप्त, डॉक्टर नगिन चंद्र सहगल, इन सभी विद्वानों ने महत्वपूर्ण या इन सभी अध्येताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका फल ये निकला कि वहाँ पे अनुवाद प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वहाँ पे शुरू किया गया।
तो इस तरह से दिल्ली में जब ये शुरू हुआ तो देश के कई सारे कोनों में या देश के कई सारे विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा होने लगी, और सिर्फ चर्चा ही नहीं हुई, वहाँ पे आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। और परिणाम ये हुआ, देखते ही देखते बहुत सारे भारत के विश्वविद्यालयों में आज अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका हम पूरा ब्यौरा जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अब तक के लेक्चर में जितना मैंने कुछ बताया है उसमें यही आवश्यकता बताई जा रही है कि अनुवाद प्रशिक्षण कितना जरूरी था और उसकी आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी, उसके पीछे की वजह अब तक मैंने बताई है। अगले लेक्चर में पूरे देश भर में कहाँ कहाँ पे अनुवाद प्रशिक्षण चलाया जाता है इसकी चर्चा हम करेंगे। और इस लेक्चर में हमने ये भी देखा कि सर्वप्रथम अनुवाद प्रशिक्षण का श्रेय जो है, ये पाठ्यक्रम शुरू करने का श्रेय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और उसमें भी डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गार्गी गुप्त, डॉक्टर नगीन चंद्र सहगल आदि के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वहाँ पे अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। अगले लेक्चर में देश भर में और कहाँ कहाँ पे ये अनुवाद प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।